स्वागत है आप सभी का नेक वीडियो लेक्चर में। मध्य प्रदेश सर्कल का पोस्टमैन मेल गार्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में करेंगे। और साथ में देखिए सभी क्वेश्चन पेपर्स की अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग आपको 40 क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स विद सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो उन सभी को करके जाने का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक तो रिपीट होते हैं, दूसरा आपको ये कैसे सॉल्व करने होते हैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर है मध्य प्रदेश सर्कल का। तो ये एमटीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उनके एग्जाम में भी यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस सेम है और यहाँ पे मैथ और जीके तो चलिए सभी का सेम ही रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं साथ में बोलूँगा, तो आप इन क्वेश्चंस के कितने आंसर्स दे पाते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन पेपर्स की ऑप्शन साथ में बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पोस्टल ऑपरेशंस इन पौंडीचेरी आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ। पौंडीचेरी में डाक संचालन किसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है? सीपीएम आंध्र प्रदेश, सीपीएमजी कर्नाटका, सीपीएमजी तमिलनाडु या फिर पौंडीचेरी। तो देखिए जो पौंडीचेरी है वो किसके अंडर आता है? टीपी करके मैंने बोला था हर वीडियो में, मैंने 2-3 वीडियोस में ये बोला है कि टीपी करके आप इसको याद रख सकते हैं। पी से पौंडीचेरी और टी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो कौन देखेगा? सीपीएमजी तमिलनाडु देखेगा। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। Who is competent authority to extend working hours of post office beyond 8:30 PM and order to keep them open on Sunday? डाक घर के कामकाज को 8:30 बजे तक बढ़ाने और रविवार को भी उन्हें खुला रखने का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिवीजन, पीएमजी ऑफ रीजन, सीपीएमजी ऑफ सर्कल या फिर डायरेक्टर जनरल। तो कौन दे सकता है? महानिदेशक डाक दे सकता है, डायरेक्टर जनरल दे सकता है। और यहाँ पे देखिए पीएमजी बोला है रीजन का, तो रीजन का जो हेड होता है वो कौन होता है? पोस्ट मास्टर जनरल। और सर्कल का सीपीएमजी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो ये ऐसे इन क्वेश्चंस की ऑप्शंस को भी साथ साथ में देखते जाना, कुछ ना कुछ उनमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग कैन बी इशूड फॉर। पोस्टिंग का प्रमाण पत्र किसके संबंध में जारी किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड बुक पोस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास है। अब यहाँ पे अगर आप ये ढूंढेंगे कि कहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, आपको नहीं मिलेगा। आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें सिर्फ सिंपल सी इतनी चीज़ बोली गई है कि ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोस्टल आर्टिकल फॉर विच रिसिप्ट इज नॉट गिवन बाई पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे तभी ये आपको समझ आएगा कि क्या बोला है उसने। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी आप इसको कर पाएंगे कि ऐसे प्रत्येक लेख के लिए जिसके लिए रसीद जारी नहीं की जाती है उसके लिए पोस्टिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जो होता है, सीओपी जो होता है, वो जारी किया जाता है। अब देखिए स्पीड पोस्ट आप बुक करते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको रसीद देते हैं। रजिस्टर्ड लेटर को, रजिस्टर्ड बुक पोस्ट, कुछ भी आप भेजेंगे रजिस्टर्ड करवा के, पंजीकृत करवा के भेजते हैं तो रिसिप्ट आपको दी जाती है, लेकिन पोस्ट कार्ड के लिए नहीं दी जाती है। तो जिस भी लेख के लिए आपको रिसिप्ट नहीं जारी की जाती उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी किया जा सकता है। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास? ए वाली। अगला क्वेश्चन आपके पास, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज डिफाइंड अंडर। निम्न में से किस नियम के तहत पंजीकृत वस्तुओं की डिलीवरी को परिभाषित किया गया है? तो इसमें एक तो फॉरम नंबर्स आपके इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये रूल नंबर्स, ठीक है। मोस्टली ये हर एक क्वेश्चन पेपर में हमने देखे हैं कि रूल नंबर्स पूछे गए हैं। 2021 वाले हम क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो उसमें भी देखना बहुत सारे रूल नंबर्स पूछे गए हैं, तो इनकी तरफ आपने विशेष ध्यान देना है। और पीए वालों ने आपके जो भी फॉरम नंबर्स होते हैं उनकी तरफ, और एमटीएस वालों में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता रूल नंबर्स और फॉरम्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल उसके वितरण के संबंधित जो आपका नियम है वो कौन सा है? तो ऑप्शंस आपने देख ली होंगी कौन कौन सी हैं। कौन सा हो जाएगा? रूल नंबर 36 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का नियम 36। नेक्स्ट है आपके पास, मेथड ऑफ एड्रेसिंग ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल। डाक लेख को संबोधित करने की विधि निम्न में से किस नियम में वर्णित है? यानी कि जो आप पोस्टल आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखते हैं कि सीक्वेंस में लिखा जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों को लिखना होता है, ठीक है, कौन कौन से विवरण उसमें जोड़ने होते हैं, इस चीज़ के बारे में जो रूल है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए, रूल नंबर 26 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। When a registered article of letter mail or a parcel is received in office of delivery in damaged condition, a notice to addressee for its delivery will be sent by। जब एक पत्र या पार्सल मेल का, ठीक है, जब एक
पत्र या पार्सल मेल का एक पंजीकृत लेख वितरण के कार्यालय में क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो इसके वितरण के लिए प्राप्तकर्ता को नोटिस कौन भेजेगा। अब क्या हुआ कि जहां से आर्टिकल का लेख होना था वहां पे कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है या पार्सल मेल का, ठीक है, किसी आर्टिकल का मतलब होता है उसमें आपके लेटर्स भी आ जाते हैं, पार्सल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जो आपकी क्या होती हैं आर्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए ऑफिस ऑफ डिलीवरी है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्या हुआ आपका लेख प्राप्त हुआ जो कैसा है रजिस्टर्ड लेटर था। अब उसमें क्या हो गया, वो था फटा हुआ, ठीक है, वो डैमेज कंडीशन में था, खराब स्थिति है या वो फट गया है, उसमें से ऐसा महसूस हो रहा है बीच में से सामान निकल गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उसको इशू नहीं किया जाता कि पोस्टमैन जाएगा और वितरण करेगा। उसमें जो एड्रेसी होता है उस लेख का जो प्राप्तकर्ता होता है उसको पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाता है, एक नोटिस भेजा जाता है। वो पूछा गया कि जो नोटिस भेजा जाएगा किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो किसके द्वारा भेजा जाता है, पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजा जाता है। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं, एक तो आपके इनलैंड आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल, अंतर्देशीय पंजीकृत अगर लेख था तो उस स्थिति में जो एड्रेसी होता है उसको 7 दिन के भीतर पोस्ट ऑफिस में आना होता है। और अगर आपका फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल होता है, ठीक है, पंजीकृत विदेशी लेख होता है, तब उसको 15 दिन का समय दिया जाता है पोस्ट ऑफिस में आने के लिए। तो ये वहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आएगी बी। तो ये वाले भी पूछा जाता है 7 और 15 दिन का जो उसको समय दिया जाता है, तो अब इसको भूलना नहीं है, ये पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन मैं तभी करवाता हूँ क्योंकि वो भी साथ में इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है आपके पास, डिलीवरी ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल विल बी डन at doorstep of addressee if the amount to be recovered on value payable article does not exceed। मूल्य दे लेख पर वितरण, मूल्य दे लेख का जो वितरण है प्राप्तकर्ता को उसके घर पर किया जाएगा यदि इस पर वसूल की जाने वाली राशि कितने से अधिक ना हो। तो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 1000, 5100 या फिर 500। तो यहाँ पे भी आपके पास अब दो कंडीशंस बनती हैं, दो कंडीशंस नहीं, दो तरह के लेख आपके पास आते हैं। एक आते हैं आपके पास वैल्यू पेबल, ठीक है, दो बीपी हो जाएंगे, और दूसरे आते हैं आपके पास इंश्योर्ड। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अब आपका अगर वीपी लेख हो जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो कितने से अधिक होने पर, अगर तो 100 रुपये से अधिक है तो उसकी जो है विंडो डिलीवरी की जाएगी, 100 से कम है तो घर पर ही वितरित कर दिया जाएगा। तो 7th का जो सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगी कि 100 रुपीज़। अब इंश्योर्ड की अगर हम बात करें, इंश्योर्ड में ये वैल्यू होती है 500 रुपीज़, ठीक है, अगर 500 रुपीज़ तक है तो उसका वितरण जो है उसके घर पर किया जाएगा। तो अगर उससे ज़्यादा है, ठीक है, 500 से प्लस है तो उसकी पोस्ट ऑफिस में विंडो डिलीवरी की जाएगी। अब दोनों में देखिए आपको याद कैसे रखना है, इसमें मिक्स हो जाता है क्योंकि जब एक तो एग्ज़ाम आता है तो इतना प्रेशर पड़ जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है, जो आते क्वेश्चन होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो इनको आपने एक बार समझ के याद कर लिया फिर भूलते नहीं है। तो वीपी लेख में देखो क्या होता है, इसमें आपको एड्रेसी से क्या लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं। अब जब पैसे लेने हैं ना तो ध्यान रखना आपको कम लिमिट आ जाएगी, पैसे लेने हैं तो कम लिमिट आएगी, अगर आपने पैसे नहीं लेने हैं तो ज़्यादा लिमिट। अब पैसे लेने हैं तो खतरा आ जाएगा तो कम लिमिट हो जाएगी, और अगर नहीं लेने हैं तो कोई खतरा नहीं है, ज़्यादा लिमिट हो जाएगी। अब बीपी लेख में क्या होता है, बीपी लेख में आपको जब उसको वितरित करते हैं आप तो उसमें आपसे जो भी एड्रेसी होता है वो आप उन्हें उससे क्या करना होता है, पैसे लेने होते हैं जो सेंडर को भेजे जाते हैं, तो इसलिए इसकी लिमिट आ जाएगी 100 रुपीज़। अब इंश्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कोई भी पैसे नहीं लेने एड्रेसी से, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको 500 रुपीज़ तक, अगर उसकी इंश्योरेंस 500 रुपीज़ तक की गई है तो उसका जो वितरण है वो कैसे घर पर कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, सी। तो आपने इस तरह से इसको याद करना है कि जब पैसे लेने हैं तो लिमिट कम आ जाएगी, जब नहीं लेने हैं तो लिमिट ज़्यादा आ जाएगी, फिर आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर इज डिफाइंड बाय विच रूल। मनी ऑर्डर का भुगतान किस नियम द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए, रूल नंबर 47 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो नियम 47 है उसके अधीन इसको बताया गया है। पोस्ट बॉक्सेज आर गवर्नड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो ये तो बिल्कुल सा कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो अच्छे से आता होना चाहिए कि पोस्ट बॉक्स निम्न में से किस नियम द्वारा शासित होते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, रूल नंबर 55 में आते हैं ना, रूल नंबर 55 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, और इसका जो छोटा भाई पोस्ट बैग है उस बॉक्स में आ जाएगा, रूल नंबर 56 में आ जाएगा। तो दोनों साथ में है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पोस्टल आर्टिकल विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस
टू विच इट इज एड्रेस्ड ओइंग टू द एड्रेसी बीइंग एल्सवेयर मे बी रिडायरेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल। एक लेख जिसे प्राप्तकर्ता कहीं और होने की वजह से डाकघर द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता हो तो निम्न में से किस नियम के तहत उसे पुनः निर्देशित किया जा सकता है। मान लीजिए अब आर्टिकल आया है, उसका एड्रेस ही किसी और जगह पे रहता है, आपको पता है ठीक है कि वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे रहता है, दूसरी जगह पे रहता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होती है, आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, उसके नए एड्रेस के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये किस रूल में आता है, तो किस में आता है, ये आता है आपके पास, इसका सही आंसर आएगा सी, रूल नंबर 67 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मनी ऑर्डर्स इशूड बाय हेड पोस्ट ऑफिस मे बी प्रेफर्ड बाय पब्लिक विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर। प्रधान डाकघर द्वारा जारी मनी ऑर्डर से संबंधित जनता की शिकायतों को मनी ऑर्डर जारी होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर प्राथमिकता दी जा सकती है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, या फिर देयर इज नो लिमिटेशन ऑन पीरियड। तो कितने समय के भीतर, 12 महीने के भीतर। तो इसमें क्या हो जाता है, एक आपका मनी ऑर्डर हो जाता है, दूसरा हो जाता है वीपीएमओ, वैल्यू पेबल, ठीक है। वीपी आर्टिकल जो होता है ना, क्योंकि उसके साथ भी वीपीएमओ होता है, तो उसकी लिमिट भी 12 महीने होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सी। Complaints relating to VP articles booked at head post office may be preferred by public within what period from the date of booking of value payable article। प्रधान डाकघर में बुक किए गए वीपी लेख से संबंधित जनता की शिकायतों को मूल्य दे लेख और बुकिंग की तारीख से कितनी अवधि के भीतर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी, 12 मंथ्स। Blind literature packets are exempted from payment of which of the following fees। अंधसाहित्य पैकेट को निम्न में से किस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। अब क्या होता है, जब आप अंधसाहित्य पैकेट भेजते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजते हैं, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस में आपको छूट मिल जाती है। तो आपको बताना है कौन कौन से चार्जेस हैं। यहाँ पे जो दिए हुए हैं, पोस्टेज है, रजिस्ट्रेशन फीस है, फीस फॉर एक्नोलेजमेंट जो पावती के लिए शुल्क लिया जाता है, ऑल दी वक्त। डी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी, इन सभी में उसको छूट मिल जाती है। ये डाक चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। लिया क्या जाता है, जब उनको एयरलिफ्ट करना पड़ता है तो एयर सरचार्जेस जो बनते हैं वो लिए जाते हैं। वेदर मंगूज हेयर ब्रशेस कैन बी बुक एज रजिस्टर्ड पार्सल। क्या नेवले वाले हेयर ब्रश को पंजीकृत पार्सल के रूप में बुक किया जा सकता है। नो, यस, यस इफ पोस्ट मास्टर परमिट्स, यस इफ सुपरिटेंडेंट परमिट्स। तो नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन आपकी से हो जाएगी, ये प्रोहिबिट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, वीपी आर्टिकल मार्क्ड एज पोस्ट रेस्टेंट इज केप्ट इन डिपॉजिट फॉर। पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा गया वीपी लेख कितने दिनों तक जमा करके रखा जा सकता है, 10 डेज, 3 डेज, 7 डेज, या फिर कैन नॉट बी केप्ट इन डिपॉजिट। तो इसको 7 दिनों तक रोक के रखा जा सकता है। तो 15th की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। तो क्या होता है, आप एक होते हैं आपके सिंपल, एक आपकी 2 श्रेणियां बन जाती हैं। जब भी पोस्ट रेस्टेंट की बात करते हैं तो 2 श्रेणियां कैसे बन जाती है, एक में आपके सभी लेख आ जाएंगे सिवाय वीपी आर्टिकल को छोड़कर, और दूसरे में आपके आते हैं वीपी आर्टिकल। अब जो ये वाले आर्टिकल रहेंगे वीपी आर्टिकल को छोड़कर, बाकी जितने भी हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्सल है, पैकेट है, स्पीड पोस्ट है, या कुछ भी है, ठीक है, उसके लिए जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 मंथ की, ठीक है। उनको 1 मंथ तक जमा करके रखा जा सकता है, और दूसरे जो वीपी लेख होते हैं इनको सिर्फ 7 दिन तक ही रोक के रखा जाएगा। तो ये दोनों में फर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी परमिट ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विस टेकन विल रिमेन इन फोर्स अप टू। व्यापार उत्तर सेवा का परमिट कब तक लागू रहेगा। तो पहले भी मैंने एक वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि भाई जब आप तैयारी करते हैं, जो पोस्टमैन की तैयारी करते हैं, उनको भाई पीए की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए साथ में, क्योंकि ये उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, लेकिन पीए वालों के लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जिसने पीए की तैयारी कर रखी है उसको ये बिल्कुल अच्छे से आता होगा। बिजनेस रिप्लाई सर्विस उनका कॉमन टॉपिक है जो अच्छे से करते हैं, लेकिन पोस्टमैन वाले नहीं करते हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं है, तो वो करेंगे भी क्यों, ठीक है, उनके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए पीए की तैयारी करें। इसमें क्या हो जाएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर 2 क्वेश्चंस भी ऐसे आ गए तो उनके 4 मार्क्स तो बन जाते हैं, और 4 मार्क्स में वो आगे चले गए, लीड में चले गए, तो फिर प्रमोशन तो उनकी होगी ना। तो इसलिए आपको भी ये साथ में पीए की तैयारी जरूर करनी है। तो जो बिजनेस रिप्लाई का सर्विस में परमिट जारी किया जाता है वो कब तक लागू रहता है, तो उसी साल के, उसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक रहता है। तो ये ऑप्शन आपकी से हो जाएगी, वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक, 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगला क्वेश्चन आपके पास, EIOD मीन्स, EIOD का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ऑफ डिस्पैच, इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेशन ऑन डिलीवरी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा भी, इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी। वितरण की इलेक्ट्रॉनिक सूचना आपको मिलती है।
अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द लिमिट ऑफ फ्रैंकिंग अमाउंट ऑन अ फ्रैंक्ड आर्टिकल। एक फ्रैंक लेख पर फ्रैंकिंग राशि की सीमा क्या है। फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट, किसी भी सीमा तक फ्रैंकिंग की जा सकती है। एज डिजायर्ड बाई सेंडर, प्रेषक की इच्छा के अनुसार। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के निर्देशानुसार, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रैंकिंग किसी भी सीमा तक की जा सकती है। तो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास ए, तो 18th का जो सही आंसर आपके पास होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैक्सिमम लेंथ लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट इन रोल फॉर्म। जब भी आपका बुक पैकेट कैसा हो, रोल फॉर्म में हो, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 या फिर 75। तो मैक्सिमम हो सकती है 80 सेंटीमीटर और मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम होगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मिनिमम, मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी डिपोजिटर्स कैन ओपन अ ज्वाइंट आरडी अकाउंट। कितने जमाकर्ता एक संयुक्त आरडी खाता खोल सकते हैं। जो रिकरिंग डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है, कितने जमाकर्ता आपस में मिलकर खोल सकते हैं, 2, 3, 4 या फिर कोई भी लिमिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा बी, 3 वयस्क मिलकर, 3 जमाकर्ता मिलकर संयुक्त आरडी का खाता खोल सकते हैं। और नॉमिनेशन अगर पूछा होता है, ठीक है, एक आपके अकाउंट में कितने नॉमिनेशन किए जा सकते हैं एसबी के, तो 4, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी 3 कर देते हैं कई बार, तो इसमें 4 आएगा। इन दी केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज, एड्रेस शुड बी रिटन इन, विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में पता कैसे लिखा जाना चाहिए। तो कैसे लिखा जाता है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार करते हैं हम, ठीक है। रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में, रोमन अक्षर और अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर इज रिमिटेड बाय दी। एक परिवार आवंटन मनी ऑर्डर किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। डिफेंस अथॉरिटीज, टेलीकॉम अथॉरिटीज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मेंबर ऑफ पर्सनल। तो किसके द्वारा, जो रक्षा अधिकारी होते हैं, डिफेंस अथॉरिटीज होती हैं, उनके द्वारा फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर को जारी किया जाता है। द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड इज, डाक सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पीएलआई, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मेंबर ऑफ पर्सनल। तो कौन होते हैं, जो सचिव होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जो होते हैं वो आपके बोर्ड के, डाक सेवा बोर्ड के, ठीक है, वो होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। अगला क्वेश्चन आपके पास, आर्टिकल रिफ्यूज्ड बाय एड्रेसी आर कॉल्ड, प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत किए गए लेख को क्या कहा जाता है। इनसफिशिएंट एड्रेस आर्टिकल, अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स, रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स या फिर अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स। इनको क्या कहा जाता है, रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स कहा जाता है, मना किए हुए लेख कहा जाता है। सी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी, ठीक है। ऐसा लेख जिसे प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार कर दिया, स्वीकृत कर दिया, तो वापस जब लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिफ्यूज्ड आर्टिकल है, मना किया हुआ लेख है। रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज, एक मृत व्यक्ति को संबोधित एक पंजीकृत लेख को क्या माना जाएगा, रिफ्यूज्ड, अनक्लेम्ड, एड्रेसी, एब्सेंट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसको क्या माना जाता है, अनक्लेम्ड माना जाता है, ठीक है, लवारिस लेख की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। अब लवारिस लेख के मामले में क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई लेख है, मृत व्यक्ति को संबोधित किया है, अब उसमें क्या हो गया, मृतक तो कैसे देंगे, ठीक है, ऊपर तो कोई जा नहीं सकता देने, तो उसके नज़दीकी रिश्तेदारों को वो जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशंस है आपकी 4-5, वो कंडीशंस जरूर करके जाना, वो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी इस साल के एग्जाम में भी, तो वो करके जानी है आपको। और कौन अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसका वितरण करेगा, जो आपका कौन होगा, पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, उसके वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उनका वितरण कर सकता है, लेकिन वो कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, यूनिक नंबर इज जनरेटेड फॉर बुक ईएमओ टू फैसिलिटेट द ट्रेसिंग, ट्रेसिंग की सुविधा के लिए बुक किए गए ईएमओ की अद्वितीय संख्या कैसी होती है, एमसीटीएन, पीएनआर, टीएक्सएन या फिर बारकोड। तो कैसी होती है, पीएनआर होती है। इसकी फुल फॉर्म अगर पता है तो कमेंट सेक्शन कीजिए, नहीं पता है तो चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज्ड इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर, यदि वस्तु को लेने से इनकार कर दिया जाता है तो उसे डाकघर में कितने समय के लिए रखा जाएगा। 7 डेज, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, 30 डेज या फिर 3 मंथ्स। तो उसे प्रेषक को तुरंत लौटा दिया जाता है, ठीक है, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली। तो 27 की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मार्क दी करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चिन्हित करें। इंडियन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ, भारतीय डाकघर को कानूनी रूप से किन मामलों में सभी जिम्मेदारियों से छूट दी गई है। लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, रॉन्ग पेमेंट ऑफ इनलैंड मनी ऑर्डर, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड लेटर या फिर रॉन्ग डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड पार्सल। तो किसमें दी गई है, डाक द्वारा प्रेषण के दौरान पंजीकृत वस्तु की हानि,
ठीक है, गलत उसकी सुपुर्दगी या वितरण या फिर देरी होने के, इन सभी मामलों में डाकघर को कानूनी रूप से छूट है। आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, डाकघर को कोई भी दोष नहीं दे सकते हैं या कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। बाकी गलत मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर एड्रेस वगैरह गलत लिखा है या कुछ भी सही नहीं है, उसमें कुछ गलती थी, आपकी वजह से हुआ है, तो कोई भी पोस्ट ऑफिस की तब भी जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन ऐसे अगर हो जाए तो पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, मिनिमम कॉपीज एंड मैक्सिमम साइज टू बी एक्सेप्टेड इन डायरेक्ट पोस्ट इज, डायरेक्ट पोस्ट में स्वीकार किए जाने वाली न्यूनतम प्रतियां मिनिमम कितने लेख होने चाहिए और उनका अधिकतम आकार कितना हो सकता है। 5000 A4 साइज, 1000 A3 साइज, 500 एंड पोस्ट कार्ड साइज, इनमें से कोई भी नहीं। तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए, और साइज कितना हो सकता है, मैक्सिमम A3 साइज हो सकता है डायरेक्ट पोस्ट लेखों का। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अब इसके दो बड़े भाई भी आते हैं, एक बिल मेल सर्विस, उसमें 5000 होना चाहिए मिनिमम लेखों की संख्या, और उसका जो उसके बड़ा भाई आता है वो कौन सा, नेशनल बिल मेल सर्विस, उसमें 10,000 होना चाहिए। और कौन कौन से लेख भेजे जा सकते हैं उन दोनों में, वो एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। बट आर दी चार्जेस फॉर आधार अपडेशन, आधार अपडेशन के लिए क्या चार्जेस हैं। दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, आधार एनरोलमेंट, आधार नामांकन, और दूसरी आधार अपडेशन। तो आधार अपडेशन के लिए 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 या फिर नो चार्जेस। तो कितने लिए जाते हैं, 50 रुपीज़ लिए जाते हैं। ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा के अंदर, ये POPSK वाली जो फुल फॉर्म है, ये याद रखना, हैव बीन सेटअप अक्रॉस दी कंट्री, भारत में कितने डाकघर पासपोर्ट सेवा के अंदर स्थापित किए गए हैं। 428, 5, 424, 515 या फिर 242। तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा ही। अगर आपको अपडेटेड कुछ और लगता है तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया पोस्ट थ्रू सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री मेक गंगाजल बॉटल्स अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक। इट इज अवेलेबल ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट। भारतीय डाक देश भर के चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से जनता की सुविधा के लिए गंगा जल की बोतलें उपलब्ध कराता है। यह विभाग के निम्न में से किस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। ई कॉमर्स, ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल या फिर ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल, या फिर में से कोई भी नहीं। तो देखिए दोनों पे मिल जाता है। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन हो जाती हैं। एक तो पहली, आप इसे पोस्ट ऑफिस काउंटर पर ले सकते हैं, दूसरा आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, लेकिन मंगवा आप सकते हैं। और कौन से पोर्टल के ऊपर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, ई कॉमर्स पोर्टल, ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल, इन दोनों पोर्टल में से आप जाके किसी घर पर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल इज आइडेंटिफाइड एज। डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित पोस्टल स्टोर डिपो को क्या कहा जाता है। किसकी डेफिनेशन है ये, सर्कल बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस या फिर सेंट्रल बैग ऑफिस। तो 33 की से ऑप्शन क्या आपके पास आ जाएगी, ए। इसको सर्कल बैग ऑफिस कहा जाता है। सेंट्रल बैग ऑफिस डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट, डाक निदेशालय का डी अनुभाग, तो वो सेंट्रल बैग ऑफिस होते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सर्कल बैग ऑफिस और सेंट्रल बैग ऑफिस। सर्कल बैग ऑफिस क्या हो जाएगा आपका, पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल, डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित पोस्टल स्टोर डिपो को सर्कल बैग ऑफिस कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंजेस मेल्स विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज। एक डाकघर या छंटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है, उसे क्या माना जाता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रांजिट ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 34 की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, इसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, विनिमय कार्यालय कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन क्या उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या हो सकता है। ऑप्शंस में दिया होगा पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, सेक्शन, ऑल दी अबव। तो क्या होना, ऑल दी अबव हो जाएगा ना। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस है, सॉर्टिंग ऑफिस है, सेक्शन है, जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है, उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, विनिमय कार्यालय कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, छंटाई कार्यालय भी और अनुभाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विनिमय कार्यालय, तीनों में से। अगला क्वेश्चन आपके पास है, बैग यूज्ड टू एनक्लोज कोरेस्पोंडेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज। सरकार के उच्च अधिकारी के पत्राचार को संलग्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बैग क्या कहलाता है। कैंप बैग, स्पेशल बैग, ट्रांजिट बैग या फिर रजिस्टर्ड बैग। तो 35 की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, इसको क्या कहा जाता है, विशेष बैग, स्पेशल बैग कहा जाता है। अब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है भाई, कैंप बैग और स्पेशल बैग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, दोनों आप इसमें करते हैं कि उच्च अधिकारियों के लिए होता है। तो यहाँ पे कब आपको
आपको पता चलेगा कि ये भाई कैंप बैग बनेगा या स्पेशल बैग बनेगा। तो मैं समझा देता हूँ कि ये मान लीजिए क्या है, आपका हेडक्वार्टर है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में समझाया है। ये मान लीजिए आपका अधिकारी है, ठीक है, गोल तो नहीं होता है लेकिन अभी आपने मानना ही है सिर्फ। तो ये मान लीजिए अधिकारी है, हाई ऑफिसर है गवर्नमेंट का, और ये क्या है, हेडक्वार्टर है। तो क्या होता है, जब भी उच्च अधिकारी अपने हेडक्वार्टर से, ठीक है, अपने हेडक्वार्टर से कहीं बाहर जाता है, दौरे पर, कैंप पर जाता है, ठीक है, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ पर गया, अब उसने क्या करना, ऑफिशियल फाइल्स या फिर ऑफिशियल पेपर्स जो भी आपके सरकारी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो एक्सचेंज करने हैं अपने हेडक्वार्टर के साथ, ठीक है, हेडक्वार्टर और उस अधिकारी के बीच में एक्सचेंज होने हैं। तो कौन से बैग का यूज़ किया जाता है, तब किया जाता है कैंप बैग का यूज़, ठीक है, तब हो जाएगा कैंप बैग। मतलब कि हेडक्वार्टर और जो आपका अधिकारी है उन दोनों के बीच में जो भी आपके ऑफिशियल पेपर्स होंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, उनको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला बैग, ठीक है, कैंप बैग। और दूसरा जो होता है आपका स्पेशल बैग, स्पेशल बैग में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, ये आपका अधिकारी है, इसको मैं भी भेज सकता हूँ, मैंने जो लेटर भेजनी है वो भी, किसी और ने भेजनी है वो भी, ऑर्डिनरी है तब भी, रजिस्टर्ड है तब भी, तो इसको किस बैग में भेजे जाते हैं, फिर स्पेशल बैग में भेजे जाते हैं, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, जब हम भेजेंगे ना तो स्पेशल बैग का यूज़ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप स्पेशल हैं, वो हेडक्वार्टर स्पेशल नहीं है, वो कैंप बैग का यूज़ करेगा। स्पेशल कौन हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है, हम स्पेशल हो गए। तो यहाँ पे जब किया जाएगा स्पेशल बैग का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु इज ऑथराइज्ड टू इशू अ लाइसेंस फॉर पोस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एट स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिसेज। निर्दिष्ट डाकघरों में पंजीकृत समाचार पत्रों की पोस्टिंग के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, जो न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रार होता है, पोस्ट मास्टर ग्रेड, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज या फिर रीजनल पीएमजी। कौन होता है, डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक, ठीक है, यहाँ पे डाकघर अधीक्षक भी हो सकता था, मतलब कि डिविजनल हेड हो जाएगा, ठीक है, डिविजनल हेड होता है, सी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। अब डिविजनल हेड सीनियर सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है, सिंपल सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज। पंजीकृत वस्तुओं की संख्या कितने से अधिक होने पर प्रादेशिक पंजीकृत बंडल तैयार किया जाता है। टेरिटोरियल बंडल कब बनाया जाता है, कितने लेख होने चाहिए, 25 और मोर, 5 और मोर, 10 और मोर या फिर 50 और मोर। तो इसका सही आंसर 37 का क्या आ जाएगा आपके पास, ए 25 और मोर, 25 या 25 से अधिक होने पर जो वस्तुओं की संख्या अगर इससे ज़्यादा है तो आपका टेरिटोरियल बंडल जो है रजिस्टर्ड बंडल बनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास, भैनवाज पीएलआई इंट्रोड्यूस्ड। पीएलआई की शुरुआत कब की गई थी, 2 अप्रैल 1882, 1 मार्च 1883, 4 जून 1885 या फिर 1 फरवरी 1884। तो कब की गई थी, डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, 1 फरवरी 1884 को की गई थी। और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये इसको फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए कब बढ़ाया गया, तो 1894 में, 1894 में बढ़ाया गया, 10 साल के बाद। और दूसरा उसके बाद आता है कि आपकी आरपीएलआई, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत आपकी कब हुई, 1995 में हुई, तो लगभग आपके 100 साल के बाद, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल तीनों की तीनों याद होनी चाहिए। मार्क दी करेक्ट ऑप्शंस रिलेटिंग विलेज पोस्टमैन रजिस्टर। ग्राम डाकिया रजिस्टर से संबंधित सही विकल्पों को चिन्हित करें। विलेज पोस्टमैन रजिस्टर इस फोरम MS85 इज केप्ट बाय ईच पोस्टमैन। ग्राम डाकिया रजिस्टर फोरम MS85 प्रत्येक डाकिये द्वारा रखा जाता है। एड्रेस ऑफ द आर्टिकल अलोंग विद नंबर इज टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में क्या होना चाहिए, लेख के पते के साथ उसका क्या नंबर, अभी क्योंकि जब भी आपका कोई भी आर्टिकल आता है रजिस्टर तो उसमें क्या होता है, आपका नंबर होता है ना उसमें लगा हुआ, क्या रजिस्टर है तो आरी से इस तरह से है ना, जो पार्सल है कुछ इस तरह से लगे होते हैं उनके ऊपर, तो वो वाला नंबर लिखेगा, साथ में एड्रेसी के लिए जो आया उसका एड्रेस लिखा जाएगा। द पोस्टेज ड्यू ऑन द अनपेड आर्टिकल इज टू बी एंटर्ड इन दिस रजिस्टर। और इस रजिस्टर में और क्या करना है नोट, अगर कोई भी पोस्टेज ड्यू वाले आर्टिकल है जिनके ऊपर डाक शुल्क दे है तो उनका कितना डाक शुल्क दे ये चीज भी नोट की जाती है। ऑल दी अबव, तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, ये सारी ही चीजें नोट डाउन की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज टू बी प्रिपेयर्ड इन विच फोरम। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किस फोरम पर तैयार किया जाता है, MS24, 32, 30 या फिर 31। तो कौन से फोरम के ऊपर इसको तैयार किया जाता है, इसको किया जाता है, ठीक है, MS32 के ऊपर तैयार। और M32 भी एक होता है, बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन, जो प्राप्तकर्ता के निर्देशों वाली पुस्तक होती है। तो MS का ही फर्क है ना, बाकी तो सेम है। M32 बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन और MS32 बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन आपके पास, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क
इन केस ऑफ मेल ऑफिस और सेक्शन इज इनिशियली प्रिपेयर्ड बाई, डाक कार्यालय अनुभाग के मामले में कार्य वितरण का ज्ञापन प्रारंभ में किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इंस्पेक्टर, एचआरओ, मेल एजेंट या फिर में से कोई नहीं। तो इंस्पेक्टर के द्वारा, निरीक्षक के द्वारा किया जाता है। और उसके साथ आपका दूसरा कौन होता है? रिकॉर्ड ऑफिस, उसमें कौन करता है? रिकॉर्ड ऑफिसर करता है। और इसको जारी कौन करता है? इशू कौन कर सकता है? सुपरिटेंडेंट, जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन आपका तैयार अलग अलग उसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टेशन बेयरर, रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट इज अवेलेबल, द रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा एकोमोडेशन शुड बी मेड। उस स्टेशनों पर जहां एक रिकॉर्ड अधिकारी या मेल एजेंट उपलब्ध है, अतिरिक्त आवास के लिए अनुरोध कौन करेगा? बाय द एसआरएम, बाय द एचआरओ, बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट, या फिर में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी, बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट। रिकॉर्ड अधिकारी या फिर मेल एजेंट के द्वारा ही एक्स्ट्रा एकोमोडेशन के लिए इसमें इशू करने के लिए किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है कई बार कि एक्स्ट्रा अकोमोडेशन क्यों चाहिए होता है? भाई क्यों चाहिए होता है? क्योंकि अब आपकी जो डाक भेजने के लिए जगह दी गई है, प्रोवाइड करवाई गई है ट्रेन वगैरह में, वो कम पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा अकोमोडेशन चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए, ठीक है, कौन इसमें इशू कर सकता है या कौन इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, ये आपको दोनों पता होने चाहिए। उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कौन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कौन, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। The designation of the section and number of set to which it belongs are printed on X, but is X अनुभाग का पदनाम और उसकी संख्या, उस सेट की संख्या जिससे वह संबंधित है, X पर उन्हें चित्रित किया गया है। तो X क्या चीज़ हो गई? तो मेटल टोकन है, आरएमएस बैन है, पोर्टफोलियो बैग है, फिर मेल बैग है। तो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, सी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी, ठीक है। ये पोर्टफोलियो होता है जिसमें क्या होता है? सेक्शन का नाम होता है, डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन, ठीक है, सेक्शन का पद नाम हो जाएगा, और साथ में जिस भी सेट से वो संबंधित है उसका क्या होता है? नंबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द एनुअल रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया कितना है? 150, 250, 350 या फिर 100? तो कितना है पोस्ट बॉक्स का? 150 रुपीज़ है। पोस्ट बैग का कितना है? उसका भी 150 ही है। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मेल एब्स्ट्रैक्ट इज मेंटेन्ड इन मेल ऑफिस इन फोरम। डाक कार्यालय के डाक सार को किस फोरम के ऊपर बनाया जाता है? MS42, M42, MS43 या फिर M43? तो कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाएगा? M43 के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। जो डाक कार्यालय होता है, जो आपका मेल ऑफिस होता है, उसका जो डाक सार होता है M43 के ऊपर बनाया जाता है। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका सेक्शन हो जाता है, ठीक है। सेक्शन का जो होता है उसका किस पे ऊपर बनता है? उसका बनता है M42 के ऊपर। इसका किसके ऊपर बनेगा? M43 के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास, सैंपल सर्वे ऑफ मेल्स इज टू बी अंडरटेकन इन दी मंथ ऑफ। डाक का नमूना सर्वेक्षण किस महीने में किया जाता है? मार्च, अगस्त, फरवरी या फिर सितंबर? तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सितंबर में किया जाता है, ठीक है। जो सैंपल मेल सर्वे होता है कब होता है? सितंबर मंथ में, साल में एक बार होता है। और उसके बाद एक होता है आपका जो मंथली वाला होता है, ठीक है, लाइव मेल सर्वे जो होता है, तो वो वाला जो होता है मंथली होता है, मतलब कि साल में 12 बार होगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। और कितने डाकघरों को चूज किया जाता है और कहाँ से किया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितनी डाक की प्रतिशत ली जाती है, कि इतने प्रतिशत डाक की उसमें क्या की जाती है? जाँच की जाती है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड एट टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स। डाक थैलों के प्रेषण के समय कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए? रजिस्टर्ड लिस्ट, पार्सल लिस्ट, मेल लिस्ट या फिर डिस्पैच लिस्ट? तो कौन सी? डाक सूची तैयार की जाती है, मेल लिस्ट तैयार की जाती है। सी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, लेटर पोस्टेड इन सफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी एज फॉलोड। अपर्याप्त भुगतान के साथ पोस्ट किए गए पत्र पर वितरण के समय क्या शुल्क लिया जाएगा? सिंगल डेफिशिएंसी, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, नोट भी चार्ज या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो कितना लिया जाता है? कमी का दोगुना, ठीक है। जो भी डेफिशिएंसी होती है उसका दोगुना लिया जाता है। जो भी अपर्याप्त भुगतान वाले, यानी कि मान लीजिए भेजना अपना आर्टिकल 10 रुपये लगने थे, 5 रुपये लगाकर भेजा, तो कमी कितनी रह गई? 5 रुपये की कमी रह गई। अब जब जब इसका वितरण किया जाएगा एड्रेसी को, तो कितने? 5 के दोगुने लिए जाएंगे, यानी कि 10 रुपये लिए जाएंगे। तो ये 10 रुपये एड्रेसी को देने पड़ेंगे। और दूसरी में इसमें क्या आ जाता है, एक आपका आता है ना ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, जो आधिकारिक डाक लेख होते हैं, उनके बारे में जब करेंगे ना, तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें सिर्फ डेफिशिएंसी ली जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या, अगर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल बोला होगा तो उसमें सिंपल डेफिशिएंसी, जो भी सिंगल डेफिशिएंसी होगी वही ली जाएगी। लेकिन अगर बाकी है, ठीक है, नॉन ऑफिशियल है, तो उसमें कमी का दोगुना लिया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ लॉट ऑफ बैग्स आर अवेलेबल एट डिस्टेंट प्लेसेस विच फैसिलिटीज यूटिलाइज। जब दूरस्थ स्थानों को भेजने के लिए बहुत सारे थैले हों तो किस सुविधा को उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास,
बहुवचन टीवी, एक्सेट्रा टीवी, ठीक है, केस टीवी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। टीवी वो नहीं जो आप घर में देखते हैं। टीवी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट बैग, ठीक है, पारवहन थैला। तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास केज टीवी, केज ट्रांजिट बैग, कटघरा पारवहन थैला। हिंदी इसकी हो जाएगी कटघरा पारवहन थैला। तो क्या होता है, जब भी आपके किसी दूर जगह के लिए बहुत सारे बैग होते हैं भेजने के लिए, अब जाने भी वो एक ही जगह एक ही दिशा में जाने हैं, तो क्या किया जाता है, उनको एक बड़े से केस ट्रांजिट बैग में डाल के बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। फिर ऐसा होता है कि एक बार उसको लॉक कर दिया फिर वो उसी जगह पे जाके खुलते हैं। ऐसा अगर उसको अलग अलग भेजेंगे उन सभी बैग्स को, तो बार बार उनकी हैंडलिंग करना, बार बार उनकी चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना, तो इससे बढ़िया उनको एक बार लॉक कर दिया, लेबल लगा दिया, फिर वो वहीं जाके खुलेगा जहाँ के लिए उन्हें भेजा गया। तो वो कौन सी सुविधा होती है? केस ट्रांजिट बैग वाली, ठीक है, केस ट्रांजिट मतलब कटघरा पारवहन थैला वाली। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ए ऑर्डर इज इशूड बाय ए, आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है 3 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, ए ऑर्डर, ठीक है, बी ऑर्डर, और तीसरा आता है टीवी ऑर्डर, ठीक है। टीवी ऑर्डर मतलब आपको टीवी नहीं देखना है। टीवी ऑर्डर मतलब आपके किससे संबंधित होते हैं? टीवी ऑर्डर ये संबंधित होते हैं आपके कैंप बैग्स और कैंप आर्टिकल्स के निपटान के संबंध में। तो थोड़ी देर पहले किया था ना, कैंप बैग कब बनाए जाते हैं, ठीक है, किसके लिए बनाए जाते हैं, मैंने बताया था। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके लिए जब भी उसके निपटान के संबंध में कोई ऑर्डर इशू किया जाता है तो वो टीवी ऑर्डर्स कहलाता है। अब इन तीनों ऑर्डर्स को इशू कौन करता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस का जो अधीक्षक होता है उसके द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। ए ऑर्डर में क्या होता है? प्रेस्क्राइब चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूची में परिवर्तन से संबंधित होती हैं। बी ऑर्डर्स में क्या होते हैं? गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, जो भी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनकी गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए, और इनको गाइडेंस बुक में क्या किया जाता है? कॉपी किया जाता है, फाइल किया जाता है। और टीवी ऑर्डर्स का मैंने बता दिया, कैंप बैग्स और कैंप आर्टिकल्स के संबंध में इनको इशू किया जाता है। तो ये था आपके पास मध्य प्रदेश सर्कल का पोस्टमैन मेलगार्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगा हो, कमेंट सेक्शन आपके हाथ में, आप वहां पर जाके बता सकते हैं। बाकी भी कमेंट सेक्शन एक बार बहुत जाके चेक करें, बहुत सारे कमेंट्स नहीं होते हैं नीचे, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत बताया गया, आपको डाउट है, आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि ये वाला ऐसा होगा। तो उस चीज़ में बाकियों की भी हेल्प हो जाती है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाता है। और बाकी रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं, जरूर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ से ये देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन पेपर हैं, कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप करके जाएंगे, सारे एग्जाम में आते ही आते हैं, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।